हाँ जी, so I welcome you to this super quick revision of Chapter 3A Demand Analysis दोबारा because we have recorded this earlier and then we realized कि भाई ऑडियो तो आया ही नहीं है, म्यूट पे रिकॉर्ड हुआ है। So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद डिमांड एनालिसिस। डिमांड पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिकॉल करते हैं कि हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस में हमने ये सीखा था कि यूटिलिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर डिमांड, कि किसी कमोडिटी में मेरी वांट सेटिस्फाइंग पावर है, इसीलिए मैं उस कमोडिटी को डिमांड करूंगा या मार्केट से लेके आऊंगा। अब हम डिमांड को एक सिंपल शब्दों में परचेजिंग पावर समझते हैं, लेकिन डिमांड, किसी भी चीज को डिमांड कहने के लिए तीन इसेंशियल कंपोनेंट्स उसमें होने चाहिए। कौन कौन से? पहला है डिजायर, कि मुझे उस कमोडिटी को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा है देयर शुड बी विलिंगनेस टू पे, कि मेरे पास उस कमोडिटी को खरीदने के लिए विलिंगनेस होनी चाहिए, कि मैं अपने रिसोर्सेज सेक्रीफाइस करने के लिए विलिंग हूं कि मैं वो कमोडिटी खरीदूं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल इज लेट्स से अ PS5, तो आई हैव द डिजायर टू बाय अ PS5, तो वो डिजायर है, बट आई डू नॉट वांट टू स्पेंड 50-60 थाउजेंड रुपीज ऑन अ गेमिंग कंसोल, तो मेरे पास विलिंगनेस टू पे नहीं है। वहीं पे इट कुड बी माई यंगर ब्रदर हु हैज बोथ द डिजायर प्लस द विलिंगनेस टू पे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, उसका बजट ही नहीं है, ही डज नॉट हैव द मनी। तो तीसरी चीज हो जाती है एबिलिटी टू पे। तो आपको तीन चीजें याद करनी है। हम किसी भी चीज को डिमांड कब कहेंगे? जब उसके लिए डिजायर है, विलिंगनेस है टू पे, एंड फाइनली आपकी एबिलिटी है टू पे दैट मनी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिमांड है, डिमांड को हम हमेशा पढ़ते वक्त दो चीजें ध्यान रखेंगे। ये पहला, हम डिमांड को हमेशा स्टडी करेंगे विथ रेफरेंस टू प्राइस, कि किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है, पहली चीज ये है। दूसरा है हम विथ रिस्पेक्ट, और ये क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी है, तो हमें टाइम एज वेल एज प्राइस दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए चलना है। यहाँ पे दिया गया एक डेफिनेशन की, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस, की एक समय पे एक गिवन प्राइस लेवल पे कितनी क्वांटिटी लोग डिमांड कर रहे हैं एक प्रोडक्ट की, उसे हम डिमांड कहते हैं। अब डिमांड के कुछ फीचर्स होते हैं, क्या क्या? पहला, डिमांड रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, कि वो बदलता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम डिफरेंट प्राइस लेवल पे डिफरेंट डिमांड होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स सच एज प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, प्राइस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स, टेस्ट एंड फैशन, एडवर्टीजमेंट, बहुत सी चीजों से आप डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। नेक्स्ट इज द डिमांड इज एक्सप्रेस विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस, की जो चीज हम अभी देख के आ चुके हैं कि जब भी हम डिमांड की बात करेंगे तो हम डिमांड को हमेशा एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल पे मेजर करेंगे एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद यहाँ पे अगली चीज दी गई है डिमांड स्केड्यूल, कि जब भी हम डिमांड को पढ़ रहे हैं तो हम डिमांड के लिए हमारे पास डेटा होगा, कि हमारे पास प्राइस लेवल्स होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट्स हो गए, तो इसे जब हम एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, उस दैट इज नथिंग बट अ स्केड्यूल, कि हम एक फैंसी सा नाम दे दे रहे हैं टेबल को, कि आज से हम टेबल को स्केड्यूल कहेंगे। अब ये डिमांड स्केड्यूल किस तरीके के हो सकते हैं? इट कुड बी इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल फॉर एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, as well as it could be a market demand schedule for a market as whole। तो यही पे है कि डिमांड स्केड्यूल क्या बताता है? डिमांड स्केड्यूल बताता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो चीज आप यहाँ देख रहे हैं। अब इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल में आपके लिए डिमांड कौन सी होगी? जो इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, वो सारे फिगर्स हो गए। वहीं पे अगर मैं बात करूं मार्केट डिमांड कर्व की, तो मार्केट डिमांड कर्व में क्या होगा? मार्केट डिमांड कर्व में रेदर देन इंडिविजुअल डिमांड्स, मल्टीपल कंज्यूमर्स की डिमांड दी जाएगी, और इन सभी डिमांड्स को हम सम अप करके एक मार्केट डिमांड निकाल लेंगे। जैसे ये कंज्यूमर ए, बी और सी की डिमांड है, जब मैं इन्हें ऐड कर देता हूं तो मुझे मार्केट डिमांड मिल जाती है। सो आई कम एट द मार्केट डिमांड एट अ गिवन प्राइस। और सिमिलरली इस चीज को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं थ्रू अ डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व में हमने एक बेसिक चीज समझी, कि हम ये पढ़ रहे हैं कि जब हमने ये स्केड्यूल बनाया, तो डिमांड स्केड्यूल से हमें एक चीज समझ में आई कि जैसे जैसे किसी क्वांटिटी का प्राइस बढ़ता है, जैसे जैसे किसी क्वांटिटी का प्राइस बढ़ता है, उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो गिर रही है। यानी कि प्राइस और मार्केट डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, कि जैसे ही प्राइस बढ़ता है उसके कारण क्या होता है? मार्केट डिमांड गिरनी शुरू हो जाती है। इसीलिए ये जो हमारा डिमांड कर्व बनता है, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे प्राइस लेवल नीचे गिर रहा है। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज, ये जो हमारा डिमांड कर्व बना है,
अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, इसके हम जस्टिफिकेशंस देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन सेम चीज दी गई है कि मार्क इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, जो चीज हमने पढ़ी है कि यहाँ पे सिंपली यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द टर्म फॉर इंडिविजुअल वेदर मार्केट और टोटल डिमांड। एंड ये जो डिमांड कर्व है ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। अब हम देख रहे हैं कि डिमांड कर्व नीचे की तरफ स्लोप क्यों है, कि आखिर ये नीचे झुका हुआ क्यों है। उसके चार रीजंस है। पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि क्या, एक कमोडिटी एक सर्टेन प्राइस पे मैं तब खरीदूंगा जब मुझे इक्विवेलेंट या उससे ज्यादा यूटिलिटी दे रही हो। ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए। अब जैसे जैसे मैं सब्सिक्वेंट यूनिट कंज्यूम करूंगा, वैसे वैसे अगर प्राइस कांस्टेंट है तो उस सब्सिक्वेंट यूनिट से मिलने वाला मुझे जो यूटिलिटी है वो कम होता जाएगा। और उस यूटिलिटी के गिरने के कारण जो मैं सेम प्राइस पे सब्सिक्वेंट यूनिट खरीद रहा हूँ, उससे जो डिक्रीजिंग यूटिलिटी मिल रही है, तो उससे मुझे लगेगा कि यार इस प्राइस पे मैं शायद ओवर पे कर रहा हूँ इस गुड के लिए, इसलिए मैं इसे और ज्यादा पैसे दे के नहीं खरीदूंगा। अगर मैं इस गुड की प्राइस बढ़ा दूं तो मुझे लगेगा कि यार ये यूटिलिटी गैप तो और ज्यादा हो गया, तो अब मैं इस गुड को नहीं खरीदता हूँ। और वहीं पे इसका अपोजिट, कि अगर मैं वो प्राइस गिरा दूं तो मुझे लगेगा कि यार अभी मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है रेदर देन एट द प्राइस, तो मैं कंजम्पशन बढ़ा सकता हूँ। So that is the context of law of DMU in terms of demand. नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है कि अगर कोई कमोडिटी है, लेट से 100 रुपीज का आपको ये आर्टिकल मार्केट में मिल रहा है, कल को इसकी प्राइस गिर जाती है टू 50 रुपीज की, अब ये 50 रुपीज का मिल रहा है, पर आपके पास जेब में 100 रुपीज तो अभी भी है। तो जो आपके एक्स्ट्रा 50 रुपए बचे, उससे आप अब 2 यूनिट खरीद पाएंगे। अब ये जो दूसरा यूनिट आया वो क्यों आया, क्योंकि आपके पास 50 रुपए की सेविंग होगी ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी। उसी चीज को मैं सिंपल नाम देता हूँ परचेजिंग पावर का, कि मेरी परचेजिंग पावर या मेरी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कैपेसिटी जो आई है, उसी चीज को मैं सिंपली टर्म करता हूँ इनकम इफेक्ट, की किसी चीज की प्राइस गिरने से कंज्यूमर के पास एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर आ जाता है, जिसके कारण वो एडिशनल यूनिट्स डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या है कि अगर मेरे पास दो गुड्स है, दोनों एक दूसरे के परफेक्ट रिप्लेसमेंट्स है, जैसे कि हो सकता है कि मुझे कार खरीदनी है, तो मैं या तो कार भी खैर छोड़िए, थोड़ा बड़ा एग्जांपल हो जाता है, और सिंपल एग्जांपल लेता है कि मुझे सपोज नाश्ते में समोसे खाने हैं या कचौड़ी खानी है। अब दो प्रोडक्ट्स है, दोनों ही फूड आइटम्स है, तो हो सकता है समोसे के प्राइजेस 10 रुपीज हो, कचौड़ी के प्राइजेस भी 10 रुपीज हो, तभी मैं इंडिफरेंट हूँ। पर अगर समोसे के प्राइजेस बढ़ के हो जाते हैं 20 रुपीज, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि या मैं 20 रुपीज में समोसे बाय करूं या 10 रुपीज में कचौड़ी। तो ऑब्वियसली एक रैशनल कंज्यूमर पैसे बचाने का सोचेगा, तो जो सस्ती चीज है वो उसे खरीद लेगा। अब ये तो थोड़ा सा वो एग्जांपल है जिसमें टेस्ट प्रेफरेंस का अंतर आ सकता है, बट इसका एक दूसरा सेम एग्जांपल है टी एंड कॉफी की। अगर मुझे पता है कि चाय है और कॉफी है, अगर कॉफी महंगी हो गई तो मैं चाय पीना शुरू कर दूंगा, वहीं अगर चाय के प्राइस बढ़े तो मैं कॉफी पीना शुरू कर दूंगा। तो एक प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने के कारण उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की डिमांड पे जो असर आता है उसे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीपल पर्पज ऑफ यूज, जैसे कि कोई कमोडिटी हो सकती है जिसके मल्टीपल यूजेस है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हैं तो आप घर में इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स यूज जलाने के लिए यूज कर सकते हैं, फैन के लिए यूज कर सकते हैं, एसी के लिए यूज कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं, डिवाइसेस चलाने के लिए जैसे लैपटॉप्स एंड सो ऑन के लिए यूज कर सकते हैं। पर अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाए, मान लीजिए आपका एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी 8 रुपए का आ रहा है, अब वो इलेक्ट्रिसिटी का सेम यूनिट आपको 30 रुपीज का मिल रहा है, तो सडनली प्राइस जंप हुआ, तो अब इस केस में आप क्या करेंगे, आप बचत करना शुरू कर देंगे। कैसे कि आप अननेसेसरी लाइट्स ऑन नहीं रखेंगे, अननेसेसरी एसी नहीं चलाएंगे, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना हो तो आप खुद को रेगुलेट करना शुरू कर देंगे। तो आप अपना कंजम्पशन कम कर, अपनी डिमांड कम कर रहे हैं बाय रेगुलेटिंग योर कंजम्पशन। उसी को हम यहाँ मल्टीपर्पज यूज के तरह कह रहे हैं। और न्यू कंज्यूमर की जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज सस्ती होगी तो जो लोगों के बजट में वो चीज पहले नहीं आ पा रही थी, जैसे ये 100 रुपए का हाइलाइटर है, ये पहले मेरे बजट में नहीं था, अब ये 50 रुपए का हो गया, अब ये मेरे बजट में आ गया है। तो जैसे ही कोई चीज सस्ती होती है वो बहुत से नए लोगों के बजट में आ जाती है, उसी को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू क्लास ऑफ कंज्यूमर्स। अब अगली चीज है टाइप्स ऑफ डिमांड। अब डिमांड कितने प्रकार की हो सकती है, तो डिमांड 5 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? पहली है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आप मार्केट में गए, आपने उसे खरीदा, कंज्यूम किया, आपकी डिमांड सेटिस्फाई हो गई, दैट इज
डायरेक्ट डिमांड, एग्जाम्पल बिस्किट, शुगर, कि आप मार्केट में गए, आपने कुछ बिस्किट का पैकेट या चिप्स का पैकेट खरीदा, आपकी डिमांड सेटिस्फाइड है उससे, वो है डायरेक्ट डिमांड। दूसरा है इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड क्या होती है? डिराइव डिमांड, कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो आप प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं उसे हम इनडायरेक्ट डिमांड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, हाँ, आप है मैन्युफैक्चरर, आपकी खुद की चिप्स की फैक्ट्री है, जैसे लेज है, बालाजी है, वैसे ही आपके खुद के अपने चिप्स की एक फैक्ट्री है, लेट्स कॉल इट अपना चिप्स। तो जब आप चिप्स बनाओगे, तो चिप्स बनाने के लिए आपको क्या लगेगा? आलू। जब आप आलू खरीद के लाते हो मार्केट से, उस चिप्स पे फ्लेवरिंग डालने के लिए आपको मसाले लगेंगे, आपको सॉल्ट लगेगा। तो ये सारी चीजें जब आप मार्केट से खरीद के लाते हो, तो आलू आपकी डायरेक्ट डिमांड नहीं है, वो आपकी इनडायरेक्ट डिमांड है। क्यों? क्योंकि आप आलू लाओगे, उसे प्रोसेस करोगे, फिर आप उससे चिप्स बनाओगे। तो ये जो बीच में आपने प्रोडक्ट खरीदा ताकि आप उसे प्रोसेस करके दूसरा प्रोडक्ट बना सको, तो उस रॉ मटेरियल की डिमांड को ही हम इनडायरेक्ट डिमांड कह रहे हैं। जिसका एग्जांपल ले लीजिए कि वही आपके फैक्ट्री में वर्कर काम करता है, तो उस वर्कर को जो आप वेजेस दे रहे हो, वो इनडायरेक्ट डिमांड में आएगा। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड कब होती है? जब दो प्रोडक्ट्स जिनको हम साथ में कंज्यूम करते हैं फॉर सेटिस्फाइंग अ सिंगल कंजम्पशन और वांट। जैसे कि एग्जांपल है आपका फोन, अगर आपने एक नया फोन खरीदा, तो आप फोन के साथ स्क्रीन गार्ड खरीदेंगे, उसका बैक कवर खरीदेंगे, उसके लिए नई सिम खरीदेंगे, मे बी हम मेमोरी कार्ड भी खरीद लेंगे। तो ये जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप एक साथ खरीद रहे हैं, उनकी जो डिमांड है कि आप एक वांट के लिए आपको फोन चाहिए, आपने चार चीजें और खरीदी एक्सेसरी, उसी को हम कहते हैं कंपोजिट या जॉइंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड, सॉरी, कंपोजिट डिमांड अलग होता है। कंपोजिट डिमांड अब अलग कैसे होता है कि जॉइंट डिमांड में क्या था? मल्टीपल आइटम्स एक वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। वहीं पे कंपोजिट डिमांड उसका उल्टा है, कि एक आइटम मल्टीपल वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, आपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया, अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे आ रही है, ये सिंगल कमोडिटी है, लेकिन इससे आपका टीवी भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, आपके डिवाइसेस भी चार्ज हो रहे हैं, आप मल्टीपल चीजें जैसे आपकी ईवीज वगैरह भी चार्ज कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से, आप गीजर भी चला ले रहे हैं, पानी भी गर्म कर ले रहे हैं। ये जो मल्टीपल वांट सेटिस्फाई हो रही है एक कमोडिटी से, उसे हम कंपोजिट डिमांड कहते हैं। उसके बाद हम आता है अगले पॉइंट पे, दैट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड होती है सब्स्टिट्यूट गुड की, कि जहां एक प्रोडक्ट की जगह आप दूसरा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, तो उसकी जो डिमांड होती है उसे हम कॉम्पिटिटिव डिमांड कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी इज अ सिंपल एग्जांपल। अगर आप मार्केट में ब्रेड लेने जाए, तो ब्रेड में ही आपको दो सब कैटेगरीज मिल जाती है, मिल्क ब्रेड वर्सेस सैंडविच ब्रेड, या ब्रेड वर्सेस पाव। दैट कुड बी अ एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव डिमांड, की जहां आप एक गुड को दूसरे की वजह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, की किन किन चीजों से डिमांड डिटरमाइन होती है। पहली चीज इज बट ऑब्वियस प्राइस, कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी का नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस बढ़ेगा, उसकी क्वांटिटेटिव डिमांड गिरेगी, बिकॉज अ रैशनल कंज्यूमर विल ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी एंड ऑपरेशन ऑफ डीएमयू भी है। और दूसरी चीज की वो चीज अगर प्राइस बढ़ रही है, तो एक तो लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट कर रहा है, दूसरा उसकी परचेजिंग पावर भी तो होनी चाहिए। हेंस प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज अ मेजर फैक्टर। अब उसके बाद आता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के बाद अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ जो हम आगे पढ़ेंगे, कि जब भी किसी कमोडिटी का डिमांड चेंज हो रहा है ड्यू टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, उसे मैं नाम देता हूं एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का। कि अगर कोई कमोडिटी है, उसकी डिमांड बढ़ी उसी के प्राइस के कारण, तो उसे मैं एक्सपेंशन कहूंगा। अगर कोई कमोडिटी है, उसकी डिमांड घटी उसी के प्राइस के कारण, तो मैं उसे कॉन्ट्रैक्शन कहूंगा। और यहाँ बाकी के जो अदर फैक्टर्स दिए हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, इनके कारण अगर उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है विच इज अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, तो उसे मैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहूंगा। अब ये चीज हम थोड़ी देर में आगे देखेंगे, पर अभी वो फैक्टर्स देख लेते हैं कि वो अदर फैक्टर कौन कौन से होते हैं। पहला है इनकम, की अगर कमोडिटी तो आपको खरीदना है, तो आपको परचेजिंग पावर चाहिए। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, तो बट नेचुरली उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, हेंस ही विल बी एबल टू डिमांड मोर ऑफ अ कमोडिटी। तो इनकम एक फैक्टर आ जाता है। दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड, कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड मुझे सस्ते में मिल रहा है, तो मैं इस गुड को क्यों खरीदूं, मैं तो अपने पैसे बचाऊंगा। तो उस सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस कम होने के कारण मेरे गुड की डिमांड बढ़ सकती है, एंड वाइसा वर्सा, की सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइजेस कम होने के कारण मेरे गुड की डिमांड जो है वो कम हो रही है।
सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइजेस बढ़ने के कारण मेरे गुड्स की भी डिमांड बढ़ रही है, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कि अगर कोई गुड साथ में कंज्यूम करते हैं आप, जैसे कि आपने कॉफी पी रहे हैं आप, तो आप कॉफी पाउडर प्लस मिल्क दोनों चीजें साथ में कंज्यूम करेंगे, तो अगर एक चीज की प्राइस बढ़ने के कारण दूसरे कमोडिटी के प्राइस में भी अंतर आ सकता है, सिंपली बिकॉज दे आर कोहेरेंट और दे गो हैंड इन हैंड। फॉर एग्जाम्पल सेम, आपके पास प्राइस ऑफ मिल्क बढ़ गया, तो जो आपका कॉफी है उसकी क्वांटिटी डिमांड घट जाएगी। क्यों? क्योंकि दी एवरेज कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ कॉफी फॉर यू विल गो हाई ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मिल्क विच इज अ कंपोनेंट इन योर फाइनल आउटपुट। तो जब दो गुड्स जो साथ में हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से अगर एक गुड की भी प्राइस कम होती है, जैसे मान लीजिए मिल्क सस्ता हो गया, तो उस केस में जो कॉफी है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ वाला कॉम्प्लीमेंट्री गुड अब आपको सस्ते में मिल रहा है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट, की कई बार प्रोडक्ट के नेचर पे भी चीजें डिपेंड करती है, जैसे कि अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं कोई नेसेसिटी गुड, कि आप डॉक्टर के पास गए उसने आपको कोई दवाई लिखी, तो उस केस में आप ज्यादा प्राइस पे मोल भाव नहीं करेंगे, आप शांति से जाएंगे, जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है आप वो दवाई कंज्यूम करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसका प्राइस ज्यादा है या कम है। इसे हम इन इलास्टिक गुड कहते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन, कि अगर आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो द मोर पीपल यू हैव, द मोर माउथ्स यू हैव टू फीड, और जितने ज्यादा लोग हैं उनकी उतनी ज्यादा डिमांड होती जाएगी, इसलिए आपका पॉपुलेशन के साइज से भी आपकी एग्रीगेट डिमांड पे असर पड़ता है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर, कि अगर आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि भाई फ्यूचर में जाके एक कमोडिटी है उसका प्राइस बढ़ेगा, तो आप अपनी जो परचेजेस है उन्हें प्रीपोन कर देंगे। वहीं आपको लग रहा है कि एक कमोडिटी है जिसका फ्यूचर में प्राइस जाके गिरेगा, तो आप जो अपनी एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल पे जो आपकी परचेजेस है उसे पोस्टपोन कर देंगे। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट, की एडवर्टीजमेंट से हो सकता है आप एक फेवरेबल परसेप्शन बना ले अपने प्रोडक्ट का, कि ये टूथपेस्ट है इसमें नमक है, 9 में से 10 डॉक्टर्स इसे रेकमेंड करते हैं, तो आप इसे परचेज करें। तो आप एक फेवरेबल कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट, थ्रू वेरियस ऑफर्स लाइक रिबेट्स एंड ट्रेड डिस्काउंट्स वगैरह, जो आप बीएसटी में पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंज्यूमर टेस्ट एंड हैबिट एंड फैशन, कि जिस चीज का कंज्यूमर को टेस्ट है, चस्का है, फैशन है, वो चीजें कंज्यूमर बाय करेगा। जैसे अगर 2024 में ओवर साइज टी शर्ट्स का फैशन है तो कंज्यूमर वो ज्यादा प्रेफर करेगा बजाय फिटेड टी शर्ट्स के। वहीं अगर 2025 में ऑल ऑफ अ सडन ओवर साइज आउट ऑफ फैशन चला गया, तो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली ओवर साइज क्लोथिंग की डिमांड कम करना शुरू करेगा। लास्टली इस टैक्स, की टैक्स आप किस कमोडिटी पे कितना लगा रहे हो उससे उसका प्राइस पे असर पड़ता है, हेंस उसका क्वांटिटी डिमांड पे असर पड़ता है, कि अगर कोई कमोडिटी है उस पर आपने ज्यादा टैक्स लगाया, उसका प्राइस ज्यादा हो गया, अब उसकी क्वांटिटी डिमांड गिर जाएगी, एंड वाइस वर्सा। और अदर फैक्टर्स है जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया, कि अगर ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, अगर नई टेक्नोलॉजी आई जो आपको ज्यादा कॉस्ट सेव करके दे रही है तो आप उस गुड को ज्यादा डिमांड करोगे। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। अब हम आते हैं टूवर्ड्स लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली सबसे पहले दिया था प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने उनकी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन द ईयर 1890। अब ये लॉ क्या कहता है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो दिस लॉ स्टेट सिंपली अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, की बाकी चीजें कांस्टेंट रही, अगर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लार्जर, एंड इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज लार्जर देन द क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल। उसी सिंपल चीज को यहाँ पे आपने एक रिलेशनशिप में बता दिया, कि इट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप वेयर डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, जिसको आपने यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू दिखा दिया है। अब यहाँ पे अजम्पशन क्या है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स कौन कौन सी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे जो हमने ये 10-12 पॉइंट्स पढ़े थे ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी अदर देन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के। constant level of income, constant size of population, constant price of substitute and complementary goods, no change in future expectations, कस्टमर की हैबिट्स प्रेफरेंसेस फैशन सेम है, टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट इज डिमांड स्केड्यूल,
जो हम बनाते थे, ये है हमारा डिमांड स्केड्यूल जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। अब इसके एक्सेप्शन, कि किस केस में ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व डाउनवर्ड ना होके अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो जाएगा, यानी कि जब प्राइस बढ़ेगी तो उसके साथ साथ क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी, उसे हम एक्सेप्शन कहते हैं। तो एक्सेप्शन के केस में आपका कर्व ऐसा दिखेगा। ये कब कब होगा? ये होगा चार केसेस में। कौन कौन से? पहला है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स क्या होता है? गिफिन, जी, जी फॉर गिफिन, जी फॉर गंदे। एक सिंपल मेमोरी ट्रिक है कि जी फॉर गिफिन, जी फॉर गंदे, यानी जो इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स है, जो सस्ते गुड्स है, जो आप कह सकते हैं कि आपको कोई अच्छी क्वालिटी का इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं मिल रहा है, आप कोई ब्रांडेड स्टोर से नहीं खरीद पा रहे चीज, तो आपने कोई चाइनीज आइटम खरीद लिया, कोई लोकल मेड ऐसे ही सस्ता सा बिना मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स वाला कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, तो वो इंफीरियर गुड होता है जो आपको रोड साइड पे मिल जाएगा। तो जब भी आप इंफीरियर गुड्स की बात करेंगे, तो जब जब इंफीरियर गुड्स का प्राइस गिरेगा, जरूरी नहीं है क्योंकि क्वांटिटी डिमांड बढ़े। क्यों? क्योंकि जब इंफीरियर गुड का प्राइस गिरता है, तब उससे जो बचत होती है, उस बचत के पैसे से एक रैशनल कंज्यूमर इंफीरियर गुड नहीं खरीदता, बल्कि वो सुपीरियर क्वालिटी का गुड परचेस करना शुरू कर देता है। इसी चीज को सर रॉबर्ट गिफिन ने डिस्कवर किया था, इसलिए से हम गिफिन गुड्स के नाम से जानते हैं। एन एग्जाम्पल विल बी कि अगर आप ग्लूकोज बिस्किट खा रहे हैं, ग्लूकोज बिस्किट 10 रुपए का आता है, अब उसका प्राइस गिर के हो गया 5 रुपए, तो जो आपके पास 5 रुपए एक्स्ट्रा बचे, आप उससे ग्लूकोज बिस्किट नहीं खरीदेंगे, आप उससे हो सकता है कि कोई इंफीरियर गुड में ना जाते हुए कोई सुपीरियर गुड प्रेफर करे, कि हो सकता है आप क्रीम बिस्किट्स की ओर मूव कर जाए, जो आपकी बचत हो रही है उससे। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस ऑफ प्रेस्टीज गुड्स। कि प्रेस्टीज गुड वो होते हैं जिससे आपका सोसाइटल स्टेटस पता चलता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ज्वेलरी। तो इन गुड्स के केसेस में आप इनके प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी, आप उन्हें और परचेज करेंगे। कि अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि यार गोल्ड पहनना है, प्लस गोल्ड का प्राइस बढ़ता ही है, तो आज मैं 50K में भी गोल्ड खरीद रहा हूँ, तो कल जाके 60-70K का होगा ही। इसलिए प्रेस्टीज गुड्स के केस में ये चीज काम नहीं करती। नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेशन, कि आपकी फ्यूचर को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर आपको लग रहा है प्राइस गिरेगा, तो आप अपनी परचेस को, अगर आपको लग रहा है कि प्राइस गिरने वाला है, तो आपकी जो परचेज है उसको आज आप ना खरीदते हुए कल खरीदेंगे, यानी कि आप अपनी परचेज को पोस्टपोन कर देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा, तो आप प्रीपोन कर देंगे। सिमिलरली प्राइस इल्यूजन, की कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई गुड अगर महंगा है, तो वो अच्छा है। कि अगर आपको कोई चीज सड़क के साइड में एक ठेले पे मिल रही है, तो उसकी क्वालिटी कम होगी, और वही चीज अगर आपको उसी के ठेले के पीछे एक ब्रांडेड स्टोर में मिल रही है, तो उसकी क्वालिटी ज्यादा होगी। तो नीड नॉट नेसेसरी कि प्राइस हमेशा क्वालिटी रिफ्लेक्ट करे। कि जो चीज हो सकता है, कोई चीज हो सकता है सिंपली ओवर प्राइस हो, महंगे में मिल रही हो, रेदर देन कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, पर कस्टमर को एक इल्यूजन रहता है कि मैं ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं तो क्वालिटी बेटर होगी। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस, की समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कस्टमर इग्नोरेंट रहता है। आपको मार्केट में कोई चीज खरीदनी है, आप मार्केट में गए, सपोज मुझे ये टी शर्ट खरीदनी है, मैं मार्केट में गया, मैंने पहली शॉप देखी, वहां पूछा ये टी शर्ट कितने की है, इसे 2000 रुपीज। मैंने पैसे दिए, मैं लेके आ गया। फिर मैं घर आया, फिर मेरा भाई भी सेम टी शर्ट लेके आया। मैंने उससे पूछा तूने कितने की ली, एंड ही सेड कि ये तो 800 की मिल रही है। अब ये हो गया इग्नोरेंस, कि जहां पे कस्टमर ने बाकी मार्केट में देखा ही नहीं कि वो कितने का और वो प्रोडक्ट मिल सकता था। मान लीजिए उस टी शर्ट का नॉर्मल रिटेल प्राइस हो सकता था फ्रॉम 650 to 900 रुपीज, अगर मैं चार दुकानों में और पूछता तो। लेकिन मैंने वो मार्केट सर्वे ही नहीं किया, तो उस चीज को हम कहते हैं इग्नोरेंस। नेक्स्ट इज हैबिट, कि कई बार हो सकता है कि कंज्यूमर इतना हैबिचुअल हो गया हो किसी गुड को कंज्यूम करने का, कि उसका प्राइस भी बढ़े तो उसे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अल्कोहल, कि महाराष्ट्र में अभी 1.5 टाइम्स अल्कोहल के प्राइसेस बढ़े हैं, पर अगर कोई इंसान एडिक्ट है अल्कोहल से, कि उसे हर वीक या हर दूसरे दिन अल्कोहल कंज्यूम करना ही है, तो अगर प्राइसेस बढ़ भी जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, उसका क्वांटिटी डिमांडेड उतना ही रहेगा। नेक्स्ट इज वेरिएशंस इन डिमांड, कि डिमांड में क्या क्या वेरिएशंस आ सकते हैं। अभी हमने जो चीज पहले रिकॉल की थी, कि अगर प्राइस की वजह से हो रहा है क्वांटिटी में चेंज, और उसी गुड की प्राइस की वजह से होता है, तो मैं इसे या तो एक्सपेंशन कहता हूँ या कॉन्ट्रैक्शन कहता हूँ। अब एक्सपेंशन कब होता है? जब किसी गुड के प्राइस गिरने के कारण उस गुड की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए, तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करेंगे। हम
राइटवर्ड मूव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, तो इसे मैं एक्सपेंशन का नाम देता हूँ। वहीं पे इसका उल्टा, कि जहां पे प्राइजेस के बढ़ने के कारण क्वांटिटी डिमांड घट जाए, मतलब हम लेफ्टवर्ड मूव कर रहे हैं, तो इसे मैं कॉन्ट्रैक्शन का नाम देता हूँ। और उसके अलावा कि अगर प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर, जैसे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी, कल्चरल शिफ्ट, इन चीजों के कारण, अगर अदर फैक्टर्स के कारण कोई शिफ्ट आता है डिमांड में, कि जहां पे प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड पे असर पड़ रहा है, तो उसे मैं शिफ्ट का नाम देता हूँ। जहां पे पहली चीज मैं पढ़ रहा हूँ, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड क्या, कि जहां प्राइस सेम है लेकिन ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये बढ़ गई है, जिसके कारण ये जो मेरा डिमांड कर्व है ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। इसे मैं कह रहा हूँ इंक्रीज इन डिमांड कर्व। उसी का उल्टा, डिक्रीज इन डिमांड, जिस डिमांड कर्व, तो इंक्रीज इन डिमांड कर्व में शिफ्ट का है, यह है राइटवर्ड शिफ्ट। वहीं पे डिक्रीज इन डिमांड कर्व में क्या होगा, उल्टा, ये होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, कि जहां मेरा डिमांड कर्व पहले यहां था इस प्राइस पे, वहीं पे अब मेरी क्वांटिटी डिमांड गिर गई है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, जिसके कारण अब मेरा नया डिमांड कर्व यहाँ लेफ्ट पे शिफ्ट हो चुका है। और सेम चीज इंडिविजुअल डिमांड को हम माइक्रो कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं और एग्रीगेट डिमांड को मैक्रो कॉन्सेप्ट में। तो ये है चैप्टर 3A का क्विक रिवीजन। अब यहाँ तो हमने ये सीख लिया कि डिमांड कब मूव होता है, एक्सपांड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट 10% प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज आएगा, कि एक वेरिएबल को चेंज करने पे दूसरे पे कितना असर पड़ेगा, वो चीज हम मेजर करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं थ्रू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो रहेगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।